तो मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इस साहित्य श्रृंखला में। देखिए, अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट वालों के लिए, जिनके लिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है काव्य शास्त्र। हम देखिए काव्य शास्त्र में उन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और ये जो भी क्लास होने वाली है रिवीजन पर्पज से होने वाली है। अब क्या है कि एग्जाम जो है 2 महीने बाद है, बहुत ही ज्यादा पास है, तो रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से ही अब जितनी भी क्लासेस होंगी मैं यूजीसी नेट वालों को सारी क्लासेस मतलब रिवीजन पर्पज से ही बनाऊंगा, और उनके लिए ही सारी की सारी क्लासेस जो होंगी बेस्ड होंगी, उन्हीं पे बेस्ड होंगी। तो जो भी हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वह इस क्लास को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनकी जो डेप्थ नॉलेज है साहित्य के प्रति वो बढ़ेगी और चीजों को वो समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे काव्य शास्त्र पे, और काव्य शास्त्र को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को देखना पड़ेगा कि काव्य शास्त्र में है क्या। देखिए, जैसा कि काव्य शास्त्र का मतलब क्या है? काव्य का शास्त्र। शास्त्र क्या होता है? शास्त्र में नियम कानून बताए जाते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो जो काव्य या कविता या जो भी रचनाएं हैं उसको जो रचने क्या शास्त्र नियम कानून है, वही सारी की सारी संस्कृत आचार्यों के आधार पर ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत बताई गई हैं। तो हमें ये सभी चीजें इसमें देखने को मिलती है। लेकिन आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो चलिए उसको शुरू करते हैं और चीजों को देखते हैं काव्य शास्त्र में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि सबसे पहले हमें काव्य शास्त्र में ये देखना पड़ेगा कि काव्य शास्त्र को हम कुछ संप्रदायों के अंतर्गत बांटते हैं, जिनमें से कुछ संप्रदाय जो है प्रमुख संप्रदाय निम्न है। इनको देख लेते हैं हम। प्रमुख संप्रदाय देखते हैं हम। प्रमुख संप्रदाय, जो कि प्रमुख संप्रदाय ये कई बार पूछा जाता है कि जो हिंदी के प्रमुख संप्रदाय हैं वे कौन कौन से हैं और कौन से प्रमुख संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, प्रमुख संप्रदायों को जान लेते हैं और उनके प्रवर्तकों के नाम भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो पहला संप्रदाय है वह है रस संप्रदाय। जो पहला संप्रदाय है वह है रस संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक जो है भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि। ठीक है, इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक हैं। देखिए, रस संप्रदाय है जो सबसे पहला संप्रदाय है और आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक हैं। वहीं देखिए दूसरा संप्रदाय देखने को मिलता है हमें अलंकार संप्रदाय। ये सारे जो भी लिखवा रहा हूं ये प्रमुख संप्रदाय है और इनसे प्रश्न बन जाते हैं। अलंकार संप्रदाय है दूसरा, और इसके प्रवर्तक जैसा कि आप जान पा रहे होंगे, इसके जो प्रवर्तक है वह है भामा जो है इसके प्रवर्तक है। और जो तीसरा संप्रदाय है मुख्य संप्रदाय, वह है छंद संप्रदाय। छंद संप्रदाय है और इसके जो प्रवर्तक हैं आचार्य पिंगल मुनि। ये देखिए आचार्य पिंगल मुनि इसके प्रवर्तक है। वही देखिए रीति संप्रदाय, जो चौथा संप्रदाय है वो कौन सा संप्रदाय है? रीति संप्रदाय। देखिए, ये मतलब मुख्य संप्रदाय हैं। ये सबसे ज्यादा मुख्य संप्रदाय हैं जिनको हमें काव्य शास्त्र में पढ़ाना ही चाहिए। और इसके जो प्रवर्तक हैं रीति संप्रदाय के, वो हैं आचार्य वामन। अभी हम इनको भी देखेंगे डिटेल्स में। आचार्य वामन। अभी हम भारतीय काव्य शास्त्र के भी टॉपिक्स को छोड़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से आचार्य और उनकी रचनाएं हैं, उनको भी हम देखेंगे। और देखिए क्या है? वक्रोक्ति संप्रदाय। और वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं आचार्य कुंतक। आचार्य
आचार्य कुंतक, आचार्य कुंतक। और वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद एक आता है औचित्य संप्रदाय, छठे नंबर पे आता है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र हैं, क्षेमेंद्र हैं इनके प्रवर्तक। देखिए इससे कई बार प्रश्न बन चुके हैं और इनको हमें जानना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। और देखिए और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको लिखवाता हूं यहाँ पे, ताकि क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होता चला जाए। और देखिए क्या है, जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जैसा कि सबसे प्राचीन संप्रदाय, सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वह कौन सा है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है रस संप्रदाय है। जैसा कि आप लोग देखा ही कि भरत मुनि जो है सबसे ज्यादा प्राचीन है, रस संप्रदाय जो है सबसे ज्यादा प्राचीन है और रस संप्रदाय को सबसे ज्यादा प्राचीन माना जाता है। ठीक है, देखिए जो भी चीजें मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको इन पॉइंट्स को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनते हैं और इन्हीं से प्रश्न घुमा के बना दिए जाते हैं, जो कि हमें दिक्कत देते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स पे अपनी पकड़ बनाते चलिए और चीजों को देखते चलिए। यह क्लास रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? रस संप्रदाय है। वही देखिए जो दूसरा है, जो कम महत्वपूर्ण, थोड़ा सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे प्राचीन हो गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है, सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है वह है अलंकार संप्रदाय। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आप देख सकते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है भामा। अलंकार संप्रदाय जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखते हैं कि एक और हम देख लेते हैं कि थोड़ा कम महत्वपूर्ण, जो थोड़ा कम, मतलब या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण संप्रदाय जो है, सबसे कम महत्वपूर्ण संप्रदाय जो है वह कौन सा है? सबसे कम महत्वपूर्ण संप्रदाय जो है औचित्य संप्रदाय है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? इसके प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय जो है सबसे ज्यादा कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसकी महत्ता हमें इतनी काव्य के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती जितनी कि अन्य जितने भी संप्रदाय हैं उसको देखने को मिलता है। जैसे कि अलंकार, जो हम कविता या कोई भी कृति कर रहे हैं उसमें अलंकार का होना आवश्यक है। वहीं रस होना ही चाहिए उसमें, अगर कोई काव्य रचा जा रहा है तो उसके अंतर्गत रस की चीजें तो होनी चाहिए जिससे आनंद की प्राप्ति हो। वहीं औचित्य संप्रदाय को हम सबसे ज्यादा कम महत्व का मानते हैं। क्यों? क्योंकि हर रचना का कुछ ना कुछ औचित्य होता ही है। ठीक है, वहीं देखिए ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन। देखिए कुछ मैं महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लिखवा देता हूं जो कि एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिए। देखिए महादेवी वर्मा ने क्या कहा है? महादेवी वर्मा ने काव्य के संदर्भ में क्या कहा है? काव्य के संदर्भ में महादेवी वर्मा ने देखिए क्या कहा है? महादेवी काव्य के संदर्भ में महादेवी
महादेवी वर्मा ने कहा है। महादेवी वर्मा ने देखिए क्या कहा है, एक स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं कि काटा चुभाकर, देखिए क्या है इनका जो स्टेटमेंट है, क्या है, काटा चुभाकर उसकी पीड़ा का अनुभव तो पूरा संसार करा देता है। अनुभव तो संसार करा देता है, परंतु बिना काटा चुभाए, परंतु बिना काटा चुभाए उस पीड़ा का अनुभव केवल कवि करवा सकता है। केवल कवि करवा सकता है। देखिए महादेवी वर्मा की ये जो स्टेटमेंट है, यह भी पूछी जाती है कि मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब काव्य के बारे में जो महादेवी वर्मा की स्टेटमेंट है वह हमें पता होना चाहिए कि काव्य के बारे में महादेवी वर्मा ने क्या कहा है कि मतलब काटा चुभाकर उसकी दर्द का अनुभव तो पूरा संसार करा सकता है, लेकिन बिगर काटा चुभाए अगर उसका अनुभव कोई करवा सकता है तो वो केवल कवि करवा सकता है कि अपने शब्द जाल से, अपने शब्दों के माध्यम से वह हमारे मन में वे सारी भावनाओं को उत्पन्न कर देगा जिससे हमें उस दर्द की अनुभूति हो जाएगी। तो ये महादेवी वर्मा की स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये चीजें हमें देखनी है। और देखिए जैसा कि आपको पता है कि महादेवी वर्मा जो है इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इन्हीं को, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वहीं देखिए जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा पहली कवित्री है, मतलब ये पहली कवित्री है। देखिए एक और पॉइंट है, यह पहली कवित्री है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहली कवित्री है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यह पहली कवित्री है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला था? यामा पे मिला था, ठीक है। यामा इनकी कृति थी जो कि 1940 में प्रकाशित हुई थी। इन्हीं पे इनको पुरस्कार मिला है और यह पहली कवित्री है। देखिए भारत में पहली कवित्री महादेवी वर्मा है। वही देखा जाए कि पहले कवि कौन है, तो पहले कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत है, जिनकी वो जो रचना थी चिदम्बरा, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए ये कुछ काव्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो मुझे आपको बताना था। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं और भी चीजों को बता सकूं। अब मैं भारतीय काव्य शास्त्र के जो मुख्य बिंदु हैं उन पे बात करूंगा और मैं इसको इरेज करने वाला हूं। तो आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके
आपके लिए सारी चीजों को फिर से लिख सकूं और बता सकूं। तो चलिए, मुझे आशा है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम दूसरी चीजों को भी देखेंगे। देखिए क्या है कि हमें कम समय में ज्यादा चीजों को जानना है, तो हम केवल मुख्य मुख्य बिंदुओं पे ही बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब रिवीजन करते हैं तो हम केवल हाईलाइट, जो चीजें हमने हाईलाइट की होती है उन्हीं को पढ़ते हैं, और हमें अभी वही करना है। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं हमें उन्हीं को जानना है, ताकि जो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही सारे बिंदु काम में आने वाले हैं। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम भारतीय काव्य शास्त्र को देखेंगे, तो भारतीय काव्य शास्त्र में हम देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो देखिए क्या है, हमें इसको ऐसे देखना है। पहले समय यहां मैं लिख देता हूं समय, और उसके बाद लिख देता हूं समय, उसके बाद आचार्य, समय के बाद आचार्य, समय के बाद आचार्य, आचार्य और रचना, आचार्य के बाद रचना, आचार्य के बाद रचना, और रचना में क्या है? विशेष, विशेष। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं पे बात हो जाएगी, और मैं काफी शॉर्ट में सभी चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, ताकि चीजें जो है हमें समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे जो भी मैं लिखूं, ये दूसरी सदी, दूसरी सदी, दूसरी सदी, ठीक है, दूसरी सदी। और आचार्य हमारे दूसरी सदी के आचार्य कौन है? भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, भरत मुनि, भरत मुनि जो है आचार्य है। और इनकी जो रचना है, इनकी रचना क्या है? नाट्य शास्त्र। इनकी रचना क्या है? नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र इनकी रचना है, जो कि हमें देखने को मिलती है। और देखिए नाट्य शास्त्र में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पांचवा वेद, पंचम वेद, पंचम वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र को। ठीक है, पंचम वेद माना जाता है। और जो भरत मुनि है, भरत मुनि, इनको प्रथम आचार्य माना जाता है, प्रथम आचार्य, प्रथम आचार्य माना जाता है, प्रथम आचार्य, प्रथम आचार्य माना जाता है, प्रथम आचार्य माना जाता है, प्रथम आचार्य माना जाता है। वही देखिए कि हमें और क्या चीजें देखने को मिलती है। और देखिए नाट्य शास्त्र में 10 गुण और 10 दोषों की बात की गई है। इसमें 10 गुण, 10 शब्द गुण, 10 शब्द गुण, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण की बात की गई है। ठीक है, अर्थ गुण, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण की बात की गई है, की गई है। और देखिए और क्या चीजें देखने को मिलती है। हमें इसमें 4 प्रकार के अलंकार देखने को मिलते हैं। 4 अलंकार, 4 अलंकार, 4 अलंकार, 4 प्रकार के अलंकार देखने को मिलते हैं। देखिए प्रश्न आता है कि नाट्य शास्त्र में कौन कौन से अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। यमक, यमक हमें देखने को मिलता है। वहीं रूपक देखने को मिलता है, यमक, रूपक, यमक, रूपक, और दीपक और उपमा, दीपक और उपमा, दीपक और उपमा। यह 4 प्रकार के अलंकार हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए हमने जो बात की पहली, दूसरी सदी के जो है हमारे पहले रचनाकार, पहले काव्य शास्त्री, जिनको हम प्रथम काव्य शास्त्री के रूप में जानते हैं, भरत मुनि, उनकी रचना जो है नाट्य शास्त्र है। इसको पंचम वेद कहा जाता है। भरत मुनि को प्रथम आचार्य माना जाता है। इसमें 10 प्रकार के शब्द गुण, 10 प्रकार के अर्थ गुणों की बात की गई है। इसमें 4 प्रकार के अलंकारों की बात की गई है। और देखिए जो दूसरा है, जो दूसरे आचार्य हैं हमारे, वह हमें 6ठी सदी में देखने को मिलेंगे। 6ठी सदी में, 6ठी सदी में। और आचार्य हमारे क्या है? भामा, भामा। 6ठी सदी में
हमें आचार्य भामा देखने को मिलेंगे और इनकी जो रचना है काव्यालंकार। इनकी जो रचना है वह क्या है? काव्यालंकार। काव्यालंकार काव्यालंकार इनकी रचना है और इनको हम अलंकार संप्रदाय का चीजों थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर जा रहा है। देखिए जो दूसरे नंबर पे है छठी सदी के भामा है, भामा काव्यालंकार, भामा काव्यालंकार इनकी रचना है और प्रथम और इनको अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक अलंकार संप्रदाय के अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक इनको माना जाता है। किनको माना जाता है? भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वही देखिए अलंकार को इन्होंने क्या बताया है? वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है इन्होंने। देखिए वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। सभी अलंकारों का प्राण माना है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। और देखिए क्या है कि जो इन्होंने भरत मुनि के 10 गुण के स्थान पर 3 गुणों की बात की। इन्होंने 3 गुणों की बात की। जहां भरत मुनि ने 10 प्रकार के शब्द गुण, 10 प्रकार के अर्थ गुण बताए हैं, इन्होंने 3 गुणों की चर्चा की है। इन्होंने 3 गुणों की चर्चा की है। इन्होंने 3 गुणों की चर्चा की है। 3 गुणों की चर्चा की है। इन्होंने 3 प्रकार के गुणों की चर्चा की है। पहला है माधुर्य गुण, माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। माधुर्य, ओज और प्रसाद, यह 3 प्रकार के गुणों की चर्चा इन्होंने की है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, यह हमें देखने को मिलता है भामा की रचना में, काव्यालंकार में, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो तीसरे हमारे रचनाकार हैं या तीसरे हमारे आचार्य हैं वह कौन से हैं? तीसरे आचार्य जो कि हमें 7वीं सदी में दंडी, देखिए इनका नाम ही बड़ा भयंकर सा लग रहा है। तो दंडी देखिए ये बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी व्यक्ति होंगे। देखिए इनकी रचना का नाम है काव्यादर्श। देखिए काव्यादर्श इनकी रचना है और अलंकार संप्रदाय से संबद्ध वैदर्भी तथा गोंडी रीति में अंतर स्पष्ट किया। देखिए इन्होंने क्या बताया है, अलंकार संप्रदाय से संबद्ध वैदर्भी तथा गोंडी, 2 प्रकार की रीति है ये वैदर्भी और गोंडी। इसको देखते हैं वैदर्भी तथा गोंडी रीति में अंतर बताया।
रीति रीति में अंतर, रीति में अंतर बताया। वैदर्भी तथा गोंडी रीति में अंतर बताया और अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, अंतर बताया है, तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है। और देखिए, मतलब ये दंडी की रचना है, दंडी की रचना है काव्यादर्श, और भामह की रचना है काव्य अलंकार, और भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। तो हमें अभी तक 3 रचनाओं के बारे में देख लिया। और देखिए, जो चौथे आचार्य हैं, जो कि 8वीं सदी के आचार्य हैं, चौथे आचार्य जो कि 8वीं सदी के आचार्य हैं, 8वीं सदी। देखिए, कहीं कहीं सती भी देखने को मिलता है और सदी भी देखने को मिलता है, इसलिए मैं दोनों ही जो नाम है बस ठीक है। देखिए, 8वीं सदी में जो हमें वामन जो रचनाकार है, वामन देखिए, वामन जो रचनाकार है, इनकी जो रचना है काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र इनकी रचना है। और देखिए, काव्य अलंकार सूत्र में क्या बातें की गई है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो वामन है वह रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और रीति को काव्य की आत्मा माना है। और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। देखिए, जो दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा है इसमें, रीति को काव्य की आत्मा माना है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है। रीति को काव्य की आत्मा माना है, रीति को काव्य की आत्मा माना है, आत्मा माना, रीति को काव्य की आत्मा माना है। और देखिए, रीति को काव्य की आत्मा माना है। वही देखिए, जो एक स्टेटमेंट है इनकी, कई मिलान में कई बार पूछा जाता है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बार पूछा जाता है कि रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य। यह जो स्टेटमेंट है ये कई बार मिलान वाले क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, वैदर्भी, गोंडी और पांचाली, वैदर्भी, गोंडी और पांचाली, वैदर्भी, गोंडी और पांचाली, वैदर्भी, गोंडी और पांचाली, वैदर्भी, गोंडी और पांचाली। वैदर्भी, गोंडी और पांचाली रीतियों की कल्पना, रीतियों की कल्पना की है। वैदर्भी, गोंडी तथा इन रीतियों की कल्पना की है। और 10 प्रकार के शब्द गुण और 10 प्रकार के शब्द गुण, 10 प्रकार के शब्द गुण और 10 प्रकार के अर्थ गुण, और 10 प्रकार के अर्थ गुण, 10 प्रकार के शब्द गुण और 10 प्रकार के अर्थ गुण की चर्चा की है। ठीक है, 10 प्रकार के शब्द गुण और 10 प्रकार के अर्थ गुणों की चर्चा की है। वहीं देखिए, वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना है। वक्रोक्ति
वक्रोक्ति वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना है। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना है। लक्षण माना, वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना है। तो देखिए ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे और भी चीजों को अभी लिखवाना है, तो इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी इसमें एक गलती है, उसको आप सुधार लेना। देखिए इसमें क्या है, 10 शब्द गुण नहीं है, 10 गुण है पहले वाले में, 10 गुण, और अर्थ गुण नहीं होगा इसमें, 10 गुण और 10 प्रकार के दोष। ठीक है, 10 प्रकार के क्या होंगे, दोष, 10 प्रकार के दोष, 10 प्रकार के दोष, 10 प्रकार के गुण और 8 प्रकार के रस, 8 प्रकार के रस। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 प्रकार के रस, 8 प्रकार के रसों की बात की गई है, रसों की बात की गई, 8 प्रकार के रसों की बात की गई है। तो हमें यह देखने को मिलता है। देखिए क्या है, दूसरी सदी के भरत मुनि है और इनकी जो रचना है नाट्य शास्त्र है, इसको हम पंचम वेद प्रथम आचार्य इन्हीं को माना जाता है। इसमें 10 गुण, 10 दोष और 8 प्रकार के जो रस है उनकी बात की गई और 4 प्रकार के अलंकारों की बात की गई, यमक, रूपक, दीपक और उपमा। ये अलंकार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप याद कर लेना। वहीं देखिए जो छठी सदी के भामा है काव्य अलंकार, इनकी रचना का नाम है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है और इन्होंने 3 गुणों की चर्चा की है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वहीं देखिए जो 7वीं सदी के आचार्य हैं आचार्य दंडी, जिनकी रचना का नाम है काव्यादर्श, अलंकार संप्रदाय से संबद्ध वैदर्भी तथा गोंडी रीति में अंतर स्पष्ट किया है। और वही देखिए वही देखिए कि 8वीं सदी के जो रचनाकार हैं आचार्य हैं वामन, उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र, इनकी रचना का नाम है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और रीति को काव्य की आत्मा माना है। और रीति आत्मा, इनकी जो स्टेटमेंट है मिलान में पूछी जाती है। ठीक है, मिलान में आता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसकी है। वैदर्भी, गोंडी और पांचाली रीतियों की कल्पना की है और 10 प्रकार के शब्द गुण और 10 प्रकार के अर्थ गुणों की बात इसमें हमें देखने को मिलता है। और वक्रोक्ति को सादृश्य विधान मूल लक्षणा माना है। तो ठीक है, ये चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। और चीजें देखते हैं, और इसको मैं इरेज करने वाला हूं, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद चीजों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, और भी जो आचार्य हैं उनको भी देखते हैं और उनका भी समय हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आते हैं। तो देखिए क्या है, 8वीं सदी के रचनाकार हैं, 8वीं सदी के रचनाकार हैं वामन 8वीं सदी के रचनाकार हैं वामन, आचार्य वामन, और इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्र। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। देखिए 8वीं सदी के ही रचनाकार हैं उद्भट। हमें उद्भट, वामन हमने देख लिया, 8वीं सदी के ही रचनाकार हैं उद्भट। तो उद्भट को देखते हैं और उनकी रचना को भी हम देखेंगे। उद्भट जो 8वीं सदी के ही रचनाकार हैं उद्भट, और उद्भट की जो रचना है उनका नाम है काव्य अलंकार सार संग्रह। काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह, इनकी रचना का नाम है।
और देखिए क्या है, अलंकार संप्रदाय से संबद्ध श्लेष को सभी अलंकार संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलंकार 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 संप्रदाय अलंकार संप्रदाय से जुड़े हैं, अलंकार संप्रदाय से जुड़े हैं और श्लेष को श्लेष को श्लेष को श्लेष को श्लेष को सभी अलंकारों से श्रेष्ठ माना है। श्लेष को सभी अलंकारों से सभी अलंकारों से श्रेष्ठ माना है। श्रेष्ठ माना है सभी अलंकारों से श्रेष्ठ माना है। और देखिए क्या है, इसके दो भेद बताए गए हैं। इसके दो भेद बताए गए हैं। इसके दो भेद बताए गए हैं। पहला है शब्द श्लेष और दूसरा है अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष और जो दूसरा है वह है अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष और दूसरा है अर्थ श्लेष। अर्थ श्लेष। ठीक है, तो ये हमें उद्भट के द्वारा देखने को मिलता है और इनकी रचना हमें देखने को मिलती है। वही देखिए, नवी शती में हम देखते हैं जो रुद्रट है, नवी शती रुद्रट। नवी शती के जो रुद्रट हैं, इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार। इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार। और रुद्रट ने ही सर्वप्रथम सर्वप्रथम अलंकारों को चार वर्गों में बांटा। अलंकारों को चार वर्गों में बांटा। तो रुद्रट ने सबसे पहले अलंकार को कितने चार वर्गों में बांटा है। और कौन कौन से वर्ग हैं इसको भी देख लेते हैं, यह भी पूछा जाता है। पहला है वास्तव और दूसरा है वास्तव के बाद औपस्य और तीसरा जो है वह हमें अतिशय वास्तव, औपस्य, अतिशय और श्लेष। यह चार प्रकार के अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए, जो नवी शती के एक और रचनाकार हैं, नवी शती के एक और आचार्य हैं, नवी शती के ही एक और आचार्य हैं जिनका नाम है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जिनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। इनकी रचना है ध्वन्यालोक और इनको हम ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, ध्वनि संप्रदाय के
ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की या प्रवर्तक, इनको हम जानते हैं। वही देखिए 10वीं शती में आ जाते हैं अभिनव गुप्त। 10वीं शती के आ जाते हैं, 10वीं सदी के आ जाते हैं अभिनव गुप्त। 10वीं सदी में आ जाते हैं अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। 10वीं सदी में आ जाते हैं अभिनव गुप्त। और अभिनव भारती, इनकी रचना का नाम है अभिनव भारती। और ध्वन्यालोक लोचन, इनकी रचना का नाम है। तो ये हमें इनकी रचना और ये देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए 10वीं सदी के ही कुंतक, 10वीं सदी के आचार्य कुंतक हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना का नाम है। और देखिए वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में हम इनको जानते हैं। देखिए जो भी चीजें इसमें बताई जा रही हैं वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल मैंने कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं को लिया है। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब सफिशिएंट नोट्स है, अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले इसको रिवाइज करना चाहें तो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और चीजों को देखते चलिए, ताकि क्या है आपके लिए जो चीजें हैं बहुत ही ज्यादा इजी रहे। वही देखिए 10वीं शती के हमें एक और आचार्य देखने को मिलते हैं, धनंजय से पहले हम बात करेंगे 10वीं शती में राजशेखर की। यह भी 10वीं शती के ही हैं। 10वीं सदी राजशेखर हमें देखने को मिलते हैं। काव्य मीमांसा इनकी रचना का नाम है। काव्य मीमांसा जो है इनकी रचना का नाम है। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। और देखिए काव्य मीमांसा इनकी रचना का नाम है। वही देखिए धनंजय और धनिक भी इसी 10वीं शती के हमें देखने को मिलते हैं। 10वीं शती के धनंजय और एक और रचनाकार या धनिक, धनंजय 10वीं शती के ही धनिक। देखिए क्या है, दश रूपम इनकी जो रचना है धनंजय की रचना का नाम है दश रूपम। इनकी रचना का नाम है दश रूपम। और दश रूप अवलोक जो है धनिक की रचना का नाम है। दश रूप अवलोक जो है इनकी रचना का नाम है। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि हमें देखनी और याद करनी पड़ेंगी, जो यूजीसी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और रचनाकार जो रह रहे हैं उन पे भी चर्चा हो जाएगी, उनके भी मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगा। उसके बाद
काव्य शास्त्र का यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। भारतीय काव्य शास्त्र का यूनिट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों कुछ और रचनाकार जो आचार्य रह गए हैं उनको भी देख लेते हैं, और उसके बाद जो काव्य शास्त्र का पूरा यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 11वीं सदी में हमें देखने को मिलते हैं, 11वीं सदी में 11वीं सदी में हमें देखने को मिलते हैं महिम भट्ट हमें देखने को मिलते हैं 11वीं सदी में, आचार्य हैं ये। और इनकी व्यक्ति विवेक जो रचना है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट व्यक्ति विवेक इनकी रचना है। और ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, ये ध्वनि विरोधी आचार्य है। पूछा जाता है कि ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं, तो ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। वहीं देखिए 11वीं सदी में भोजराज भी आते हैं, 11वीं सदी में ही भोजराज, 11वीं सदी में भोजराज आते हैं। और सरस्वती कंठाभरण सरस्वती कंठाभरण इनकी रचना है। और श्रृंगार प्रकाश इनकी एक और रचना है, श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण इनकी रचनाएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। वही देखिए इसके बाद भोजराज हो गए, उसके बाद देखिए मम्मट और क्षेमेंद्र, ये सारे के सारे ही 11वीं सदी में हैं। 11वीं सदी में मम्मट भी हैं, 11वीं सदी में मम्मट भी हैं और 11वीं सदी में क्षेमेंद्र भी हैं, जो कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। मम्मट जो है मम्मट की रचना का नाम है काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश जो है मम्मट की रचना है। और श्रृंगार प्रकाश जो है भोजराज की रचना है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। और ये देखिए ध्वनि विरोधी आचार्य के अंतर्गत ये भी आते हैं, ध्वनि विरोधी आचार्य के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए ध्वनि विरोधी आचार्य मम्मट और ध्वनि विरोधी आचार्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ध्वनि विरोधी आचार्य के अंतर्गत आते हैं। क्षेमेंद्र जो है 11वीं सदी के क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। औचित्य संप्रदाय के औचित्य संप्रदाय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक और औचित्य विचार चर्चा इनकी जो रचना का नाम है वह नाम है औचित्य विचार चर्चा। और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में हम जानते हैं।
ये क्षेमेंद्र की बात हो गई। वही देखिए क्षेमेंद्र। और उसके बाद आते हैं रुप्यक, 12वीं सदी के रुप्यक, 12वीं सदी, 12वीं सदी, 12वीं सदी के आते हैं रुप्यक, 12वीं सदी के रुप्यक, 12वीं सदी के रुप्यक। और अलंकार सर्वस्व, अलंकार, अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व इनकी रचना है। और देखिए 12वीं सदी के हेमचंद्र भी हैं, 12वीं सदी के हेमचंद्र भी हैं, 12वीं सदी, 12वीं सदी हेमचंद्र, 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 12वीं सदी के हेमचंद्र भी हैं। और इनका काव्यानुशासन, काव्यानु, काव्यानु, काव्यानुशासन, काव्यानुशासन बहुत ज्यादा ही पूछे जाने वाला एक शास्त्र है हेमचंद्र का काव्यानुशासन। और 13वीं सदी के, 13वीं सदी, 13वीं सदी के जयदेव, जयदेव, 13वीं सदी के जयदेव। और इनकी रचना का नाम है चंद्रलोक, चंदालोक, चंदालोक, चंदालोक। ठीक है। वही देखिए 14वीं सदी के हैं विश्वनाथ, 14वीं सदी, 14वीं सदी, 14वीं सदी विश्वनाथ, 14वीं सदी विश्व, 14वीं सदी के हैं विश्वनाथ, 14वीं सदी के हैं विश्वनाथ। और साहित्य दर्पण, यह भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। और 16वीं सदी के हैं अप्पय दीक्षित, 16वीं सदी, 16वीं सदी के हैं अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित, अप्पय, अप्पय दीक्षित, अप्पय दीक्षित। कुवल्यानन, कुवल्यानन मीमांसा, कुवल्यानम, कुवल्यानम, कुवलयानंद, कुवल्यानंद, कुवल्यानंद वृत्तिवार, कुवल्यानंद मीमांसा, कुवल्यानंद वृत्तिवार्तिक चित्र मीमांसा, कुवल्यानंद वृत्तिवार्तिक, वृत्तिवार्तिक, वृत्तिवार्तिक चित्र मीमांसा, चित्र मीमांसा, चित्र मीमांसा। और अब देखिए 17वीं सदी के पंडितनाथ जगन्नाथ, पंडितनाथ जगन्नाथ, 17वीं सदी के हैं पंडितराज जगन्नाथ, 17वीं सदी पंडितराज, पंडितराज, पंडितराज जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ जिनकी रचना का नाम है रसगंगाधर, रसगंगाधर। ठीक है। वही देखिए गुणचंद्र, रामचंद्र गुणचंद 17वीं सदी के एक और रचना का आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद, रामचंद्र गुणचंद्र जिनकी रचना का नाम है नाट्य दर्पण, नाट्य
दर्पण। तो दोस्तों जितनी भी चीजें मैंने लिखवाई है ये एक की पॉइंट्स है, मतलब ये अगर आपको चीजें याद रहेंगी तो आप कम से कम इसमें से 3 या 4 नंबर तो गेन कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है काव्य शास्त्र के, वो भी हिंदी साहित्य के, भारतीय काव्य शास्त्र के सारे पॉइंट्स जो भी है सारे इंपॉर्टेंट है। और नेट में इनसे अक्सर मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी सदी के कौन से मतलब आचार्य हैं और इनकी रचनाओं के क्या नाम है, तो सवाल इनसे बनते हैं। और इनकी रचनाओं के अंदर किन किन बातों का उल्लेख है इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, चीजों को देख लेंगे, जान लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और काव्य शास्त्र जो है बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक बन जाएगा। देखिए अब हम एक और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के ऊपर भी एक सीरीज लाएंगे और उसमें क्या है, उसमें चीजों को हम देखेंगे और उसमें भी की पॉइंट्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। देखिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी लिटरेचर से, तो आप मेरे जो भी रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट किया आप उससे जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। उसमें मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही बता रहा हूं जो रिवीजन हम नहीं कर पाते लास्ट टाइम में। तो मुझे आशा है आप लोगों को चीजें अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मोटिवेशन मिले इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।